नमस्कार। आज हम दो सच्ची आपराधिक वारदातों की गहराई में उतर रहे हैं। जी। पहली कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर की है और दूसरी है महाराष्ट्र के लातूर की। हाँ, और इन दोनों ही मामलों में ना रिश्तों की ऐसी परतें खुलती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं, सच में। बिल्कुल। तो चलिए पहले कानपुर वाले मामले को ही समझते हैं। जी। ये 2024 की घटना है ना? हाँ, बिल्कुल। कानपुर का गुजैनी इलाका है। वहाँ सूरज अपनी पत्नी मीनू और 2 बच्चों के साथ एक किराए के मकान में रहता था। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। मकान मालिक थे अरविंद पांडे। अच्छा। और फिर कहानी में लगता है एक नया किरदार आता है, चतुर सिंह। सही कहा आपने। एक दिन चतुर सिंह नाम का एक आदमी वो वहाँ कमरा किराए पर लेने के इरादे से पहुंचता है। ओके, सूरज थोड़े जान पहचान निकालकर मकान मालिक से बात करता है और उसे वहीं एक कमरा दिलवा देता है। यहीं से मामला शायद गड़बड़ होना शुरू हुआ। ये चतुर सिंह उनके परिवार का हिस्सा कैसे बन गया इतनी जल्दी? देखिए, बहुत चालाकी से चतुर सिंह धीरे धीरे सूरज और मीनू के घर में घुल मिल सा गया। अच्छा। कैसे? वो बच्चों के लिए कभी टॉफी ले आया, कभी बिस्किट, उनका थोड़ा ध्यान रखने लगा। धीरे धीरे सूरज और मीनू उसे चाचा कहने लगे और उस पे काफी भरोसा भी करने लगे। वो उनके घर के छोटे मोटे काम भी कभी कभी कर देता था। अरे वाह, भरोसा जीत लिया उसने तो। और फिर ये चित्रकूट जाने का प्लान, ये भी उसने बनाया? बिल्कुल। चतुर सिंह ने ही मीनू को पहले उकसाया कि चलो चित्रकूट धाम के दर्शन कराते हैं। अच्छा। मीनू मान गई और फिर उसने अपने पति सूरज को भी मना लिया। ठीक है। तो प्लान बना। 21 सितंबर 2024 की शाम संजीव नाम का एक ड्राइवर अपनी अर्टिगा कार लेकर आया और उस गाड़ी में चतुर सिंह और उसका एक साथी वीर सिंह वो पहले से बैठे थे। तो सूरज, मीनू और उनके दोनों बच्चे, एक बेटा था 10 साल का और बेटी 3 साल की, वो सब कार में बैठ गए। हाँ, सब बैठ गए। फिर रास्ते में झोलूपुर मोड़ पर चतुर सिंह ने अपने एक और रिश्तेदार को, जगमोहन उर्फ कल्लू, उसे भी गाड़ी में बैठा लिया। मतलब और लोग जुड़ते गए। जी। अब गाड़ी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर राठ की तरफ जा रही थी। और फिर अचानक कुछ हुआ? हाँ, राठ पार करते ही अचानक से गाड़ी में बैठे चतुर सिंह और जगमोहन ने गमछे निकाले और सूरज और मीनू का गला कसना शुरू कर दिया। क्या कह रही हैं? ये तो भयानक है। सूरज कैसे बचा फिर? सूरज ने पूरी ताकत लगाई, संघर्ष किया और वो चलती कार का दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। ओह! किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। हालांकि चोटें काफी आईं उसे, लेकिन मीनू इतनी भाग्यशाली नहीं थी। नहीं। हमलावरों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को हमीरपुर जिले के गुहांड कस्बे के पास सड़क किनारे एक खेत की झाड़ियों में फेंक दिया। हे भगवान! और उन मासूम बच्चों का क्या हुआ? वो तो कार में ही थे उस वक्त। ये और भी दिल दहलाने वाला है। उसी वक्त वीर सिंह ने सूरज के 10 साल के बेटे का भी गला दबाया। नहीं। और उसे मरा हुआ समझकर उसे भी सड़क किनारे फेंक दिया। हद हो गई। इसके बाद वो लोग वापस कानपुर की तरफ भागे और औरैया के पास एक पेट्रोल पंप पर चतुर सिंह ने वो जो 3 साल की मासूम बेटी थी उसे कार से नीचे उतार दिया और सब फरार हो गए। ये तो अविश्वसनीय है। सूरज पुलिस तक कैसे पहुंचा? वो तो घायल था। सूरज बेचारा पूरी रात दर्द से कराहता हुआ सड़क किनारे पड़ा रहा। सुबह हुई, किसी तरह उसने हिम्मत जुटाई और पास के हमीरपुर जिले के थाना जरिया पहुंचा। वहां एसएचओ थे भरत कुमार। उनको अपने साथ हुई पूरी खौफनाक घटना बताई। वो बहुत डरा हुआ था कि पता नहीं पत्नी और बच्चों का क्या हुआ, मार दिया या किडनैप कर लिया। जाहिर है पुलिस के लिए ये बहुत ही गंभीर मामला था। बिल्कुल। एसएचओ ने फौरन अपने आला अधिकारियों को खबर दी। मामला इतना संगीन था कि एसपी दीक्षा शर्मा खुद थाने पहुंची। अच्छा, उन्होंने सूरज से बात की और तुरंत एक पुलिस टीम बना दी गई। टीम ने सबसे पहला काम किया, कानपुर टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज चेक की। फुटेज में कुछ मिला? गाड़ी दिखी? हाँ, सूरज ने तुरंत वो अर्टिगा कार पहचान ली। फिर कार के नंबर से पुलिस ने ड्राइवर संजीव का पता लगाया और उसे मंगलपुर से कार समेत पकड़ लिया। क्या संजीव ने सब बता दिया? डर गया होगा वो तो। हाँ, पुलिस की थोड़ी सख्ती के आगे संजीव टूट गया। उसने मान लिया कि हाँ, कार में एक महिला की हत्या की गई थी और लाश को गुहांड के पास फेंका गया है। फिर उसकी निशानदेही पर पुलिस ने मीनू का शव भी बरामद कर लिया। सूरज ने अपनी पत्नी के शव की पहचान की। ये तो बहुत ही दुखद था। लेकिन बच्चों का क्या हुआ? उनका पता कैसे चला? देखिए, इसी दौरान पुलिस को डायल 112 जो इमरजेंसी हेल्पलाइन है, उसे खबर मिली कि सड़क किनारे एक 10 साल का बच्चा बदहवास हालत में मिला है। उसके गले पर निशान भी हैं। ये सूरज का बेटा था? हाँ, पुलिस उसे थाने लाई। वो सूरज का बेटा शिवा ही था। बाप बेटे मिले तो बस रोते रहे।
और उधर औरैया में जहां बच्ची को छोड़ा था, पेट्रोल पंप के पास लोगों को वो लावारिस बच्ची मिली थी। पुलिस ने उसकी फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी, वो वायरल हो गई। अच्छा हुआ। सूरज ने फोटो देखकर अपनी बेटी को पहचान लिया और फिर उसे औरैया से वापस लाया गया। चलो, कम से कम बच्चे तो सही सलामत मिल गए। लेकिन ये सब किया किसने और क्यों? मतलब मकसद क्या था इस वहशियाना हरकत का? कोई दुश्मनी? यही सबसे बड़ा सवाल अब पुलिस के सामने था। असली कातिल कौन थे और मकसद क्या था? तो अब उनकी तलाश शुरू हुई। पुलिस ने अपने मुखबिरों का जाल बिछाया, सर्वेलेंस मतलब फोन रिकॉर्ड्स वगैरह की मदद ली और 9 अक्टूबर को एक मुखबिर की पक्की सूचना पर गोहान तिराहे से 2 मुख्य संदिग्ध पकड़े गए। कौन थे वो? धर्मेंद्र सिंह यादव और जगमोहन उर्फ कल्लू। धर्मेंद्र सिंह यादव, ये नाम, ये कौन है? यहीं पर कहानी का सबसे चौंकाने वाला, सबसे दर्दनाक मोड़ आता है। धर्मेंद्र सिंह यादव मीनू का सगा भाई है। क्या? सगा भाई? भाई ने ही बहन की हत्या की सुपारी दे दी, लेकिन क्यों? आखिर क्यों? कहानी बहुत पुरानी असल में, और काफी गहरी भी। मीनू, जिसका असली नाम अमन था, वो कानपुर देहात के गरीब किसान परिवार से थी। पिता थे फूल सिंह यादव। गरीबी थी तो 2002 में उन्होंने मीनू की शादी जालौन में एक फायरमैन थे लल्लू सिंह, उनसे कर दी। अच्छा। अब दिक्कत ये थी कि लल्लू सिंह उम्र में मीनू से लगभग दुगना था और देखने में भी मतलब साधारण था। मीनू इस शादी से कभी खुश नहीं रही। तो शादी के बाद रिश्ते में कड़वाहट आ गई होगी। बहुत ज्यादा। मीनू अपने पति को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उनमें झगड़े होते रहते थे। वो उसे ताने भी मारती थी। करीब 3 साल ऐसे ही मतलब लड़ते झगड़ते निकल गए। फिर ये सूरज सिंह कैसे आया कहानी में? 2007 में मीनू के भाई धर्मेंद्र की शादी हुई विमला से, और विमला का भाई था ये सूरज सिंह। अच्छा, साला बहनोई का चक्कर। हाँ, तो इसी शादी में मीनू और सूरज की मुलाकात हुई। सूरज मीनू की खूबसूरती पर फिदा हो गया और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं और ये अफेयर में बदल गया। लेकिन ये रिश्ता, क्या ये छुप सका? नहीं, ज्यादा दिन नहीं। जब मीनू अपने पति लल्लू सिंह के साथ उरई में किराए के मकान में रहने लगी, तो सूरज वहां भी उससे मिलने जाने लगा। पड़ोसियों ने देख लिया, उन्होंने लल्लू सिंह को बता दिया। एक दिन लल्लू सिंह ने दोनों को घर पे रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर तो हंगामा हुआ होगा। बहुत। उसने सूरज की खूब पिटाई की और मीनू को भी मारा। क्या घर वालों को पता चला, मतलब भाई धर्मेंद्र को? हाँ, लल्लू सिंह ने गुस्से में अपने साले धर्मेंद्र को सब बता दिया। धर्मेंद्र ने पहले तो अपनी बहन मीनू और अपने साले सूरज दोनों को समझाया, डांटा भी, मिलने से मना भी किया, लेकिन वो कहते ना प्यार परवान चढ़ चुका था, वो मानने नहीं। तो क्या उन्होंने फिर भागने का फैसला कर लिया समाज के डर से? बिल्कुल, रोक टोक ज्यादा हो गई, मिलना मुश्किल हो गया था। तो नवंबर 2010 में मीनू और सूरज उरई से भाग गए। कहाँ गए? अहमदाबाद चले गए और वहां उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। वहीं उनके 2 बच्चे भी हुए, 2013 में बेटा शिवा और 2020 में बेटी। लेकिन फिर वो कानपुर वापस क्यों आ गए अगर अहमदाबाद में सेटल हो गए थे? अहमदाबाद थोड़ा महंगा शहर था, शायद खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था, तो मार्च 2016 में वो वापस लौट आए। सूरज को कानपुर की एक जूता फैक्ट्री में नौकरी मिल गई और वो गुजैनी में किराए पर रहने लगे। और तब धर्मेंद्र को पता चला कि उसकी बहन वापस आ गई है शादी करके बच्चों के साथ? हाँ, धर्मेंद्र को अपनी पत्नी विमला, जो सूरज की बहन थी, से सब पता चल गया। अब देखिए, मीनू के भागने से धर्मेंद्र की पहले ही समाज में बहुत बदनामी हुई थी, लोग उसे ताने मारते थे। अब जब मीनू वापस आ गई और गांव मायके आने जाने लगी, तो धर्मेंद्र के वो पुराने जख्म फिर से हरे हो गए। उसे लगा कि उसकी इज्जत फिर से मिट्टी में मिल रही है। जैसा कि आपने बताया था सूत्रों में कि उसे किसी दोस्त ने ताना भी मारा था कि तू कैसा मर्द है, यदुवंशियों की नाक कटवा दी। ये इज्जत का सवाल कितना भारी पड़ जाता है कभी-कभी। बिल्कुल, ये जो सामाजिक दबाव होता है ना, ये इज्जत का बोझ, ये बहुत भारी था धर्मेंद्र के लिए। और ऊपर से धर्मेंद्र के मुताबिक मीनू मायके की प्रॉपर्टी में भी अपना हिस्सा मांग रही थी। अच्छा, प्रॉपर्टी का एंगल भी था। जी, तो धर्मेंद्र के लिए ये सब बर्दाश्त से बाहर हो गया। बदला लेने की आग और प्रॉपर्टी बचाने का लालच, इन दोनों ने मिलकर उसे अंधा कर दिया। उसने फैसला किया कि वो मीनू, सूरज और उनके बच्चों, मतलब पूरे परिवार को ही खत्म कर देगा। और इसीलिए उसने सुपारी दी, वो भी 10 लाख की, 3 लाख एडवांस भी दिए।
मतलब ये पूरे सोची समझी साजिश थी। हाँ, पूरी तरह से। उसने भाड़े के हत्यारों की तलाश की और उसे मिले ये चतुर सिंह और वीर सिंह। ये दोनों हाल ही में जेल से छूटे थे और पेशेवर अपराधी थे। धर्मेंद्र ने उन्हें मीनू और उसके पूरे परिवार को खत्म करने के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी। 3 लाख एडवांस में दिए। फिर चतुर सिंह ने योजना के तहत मीनू के पड़ोस में कमरा लिया, उनका भरोसा जीता और फिर अपने साथियों वीर सिंह, फूफा जगमोहन और ड्राइवर संजीव के साथ मिलकर चित्रकूट ले जाने के बहाने इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने फिर क्या कार्रवाई की? धर्मेंद्र और जगमोहन तो पकड़े गए। पुलिस ने सूरज की शिकायत पर धर्मेंद्र यादव, जगमोहन, चतुर सिंह, वीर सिंह और संजीव, इन सब के खिलाफ हत्या, अपहरण और आपराधिक साजिश की धाराओं में मामला दर्ज किया। धर्मेंद्र और जगमोहन गिरफ्तार हो चुके थे, बाकी जो फरार थे उनकी तलाश जारी थी। ये मामला दिखाता है कि कैसे सालों पुराना अपमान, समाज में नाक कटने का डर और जमीन का लालच मिलकर एक भाई को अपनी ही सगी बहन और उसके मासूम बच्चों का दुश्मन बना सकता है। वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है ये। कानपुर की ये घटना दिखाती है कि कैसे सालों पुरानी रंजिश और ये सामाजिक दबाव जो है, ये अपराध का कितना बड़ा कारण बन सकते हैं। अब जरा महाराष्ट्र की घटना का रुख करते हैं। वहां वजह कुछ और थी, लेकिन अंजाम उतना ही भयानक। जी बिल्कुल। अब चलते हैं महाराष्ट्र के लातूर। ये घटना सितंबर 2025 की है। 6 सितंबर की सुबह उदगीर नेत्रगांव रोड पर सड़क से थोड़ी दूर लोगों को एक करीब 45 साल के आदमी की अर्धनग्न लाश मिली। पुलिस जब पहुंची तो पहली नजर में क्या लगा उन्हें? कुछ संदिग्ध था? हाँ, पुलिस जब मौके पर पहुंची और उन्होंने पंचनामा किया, मतलब घटनास्थल का मुआयना किया, रिकॉर्ड बनाया, तो उन्होंने देखा कि मृतक के एक पैर पर घसीटने जैसे निशान थे। अच्छा। इससे उन्हें तुरंत शक हुआ कि शायद हत्या कहीं और की गई है और लाश को यहाँ लाकर फेंका गया है। मृतक की पहचान हो पाई? कौन था वो? हाँ, थोड़ी पूछताछ और जांच के बाद पता चल गया कि मृतक पिंटू उर्फ महादेव कंडीबर गायकवाड़ है। वो वैसे तो डोंगर गांव का रहने वाला था, लेकिन पिछले कुछ समय से उदगीर शहर के समता नगर इलाके में रह रहा था। उसके परिवार ने क्या बताया? किसी पर शक वगैरह जाहिर किया उन्होंने? पुलिस फिर पिंटू के गांव डोंगर गांव पहुंची। वहां उसका बड़ा भाई मिला, हनुमंत। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हनुमंत ने बताया कि पिंटू पिछले कुछ सालों से समता नगर में सुनीता मधुकर पोरखे नाम की एक महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। लिव इन में मतलब बिना शादी के? हाँ, बिना शादी किए पति पत्नी की तरह। हाँ। और भाई ने इसी रिश्ते पर शक जताया कि हो सकता है इसी वजह से पिंटू की हत्या हुई हो। तो पुलिस की जांच फिर सुनीता पर ही केंद्रित हो गई होगी। ये सुनीता कौन थी? इसका क्या बैकग्राउंड था? सुनीता की कहानी भी थोड़ी उलझी हुई थी। वो पहले भी 2 रिश्ते खत्म कर चुकी थी। पहले रिश्ते से उसका एक बेटा था जो दिव्यांग था। फिर उसका दूसरा साथी था, उससे एक बेटी हुई जिसकी शादी भी हो चुकी थी। वो रिश्ता भी टूट गया। और पिंटू जो था वो उसका तीसरा साथी था जिसके साथ वो रह रही थी। तो क्या सुनीता ने पुलिस पूछताछ में सहयोग किया या आनाकानी की? शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं। वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती रही। कभी कहती कि रात में पिंटू झगड़ा करके कहीं चला गया, पता नहीं कहाँ। कभी कहती कि मारपीट हुई, उसके बाद वो खुद बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन सोने चली गई थी। मतलब बयान बदल रही थी बार बार? जी बिल्कुल। उसके बयान लगातार बदल रहे थे और घर के जो बाकी लोग थे उनके बयान भी आपस में मेल नहीं खा रहे थे। तो फिर सच कैसे सामने आया? पुलिस ने सख्ती दिखाई? हाँ, जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती बरती तो आखिरकार सुनीता टूट गई और उसने जो बताया उससे हत्या की पूरी गुत्थी सुलझ गई। उसने बताया कि पिंटू को शराब की बहुत ही बुरी लत थी। वो दिन रात नशे में डूबा रहता था। ओह, इस शराब की लत का उनके रिश्ते पर, घर के माहौल पर क्या असर पड़ रहा था? बहुत बुरा असर पड़ रहा था। पिंटू रोज शराब पीकर घर आता था और सुनीता के साथ झगड़ा करता था, मारपीट करता था। रोज? हाँ, लगभग रोज। वो सुनीता के दिव्यांग बेटे को भी मारता था और उसे ताने देता था। हद तो तब हो गई जब सुनीता की बेटी, जिसकी शादी हो चुकी थी, वो डिलीवरी के लिए मायके आई हुई थी। पिंटू नशे में उसे भी गालियां देता था, अपमानित करता था। ये तो बहुत बुरा था। वो बार बार ये भी कहता था कि ये बच्चे उसके नहीं हैं। इस सब से सुनीता अंदर ही अंदर बहुत घुटन और गुस्सा महसूस कर रही थी। और फिर 5 सितंबर यानी जिस रात हत्या हुई, उस रात क्या हुआ? क्या उस रात झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया? हाँ, उस रात भी पिंटू रोज की तरह नशे में धुत होकर घर आया और आते ही गाली गलोज हंगामा करने लगा। उसने सुनीता, उसके दिव्यांग बेटे और वहां जो बेटी मौजूद थी, किसी को नहीं बख्शा।
बस इस बार सुनीता का सब्र शायद जवाब दे गया। उसे लगा कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और इसका कुछ न कुछ बंदोबस्त करना ही होगा। उसने क्या किया फिर? क्या उसने अकेले ही? नहीं, अकेले नहीं। गुस्से में उसने फौरन अपने भांजे को, मतलब भाई के बेटे अंबादास, उसको फोन करके बुलाया। अच्छा। जब अंबादास वहां पहुंचा तो सुनीता और अंबादास दोनों ने मिलकर पिंटू की पिटाई शुरू कर दी। दोनों ने मिलकर? हाँ, और गुस्से और नफरत में उन्होंने पिंटू को इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी चोटों की वजह से मौत हो गई। ओह माय गॉड। हत्या करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की उन्होंने, जैसा पुलिस को शक था। हाँ बिल्कुल। जब उन्हें एहसास हुआ कि पिंटू मर चुका है तो वो दोनों घबरा गए। पकड़े जाने का डर था तो उन्होंने लाश को ठिकाने लगाने का फैसला किया। कैसे? दोनों ने मिलकर लाश को मोटरसाइकिल पर रखा और उदगीर नेत्रगांव रोड पर ले जाकर सड़क से थोड़ी दूर फेंक दिया और फिर चुपचाप घर लौट आए, ये सोचकर कि शायद किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन पुलिस उन तक पहुंच ही गई आखिरकार। बिल्कुल। सुनीता के कबूलनामे के बाद पुलिस ने उसे और उसके भांजे अंबादास दोनों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। ये कहानी दिखाती है कि कैसे घरेलू हिंसा, शराब की लत और वो पल भर का जो गुस्सा होता है वो किस तरह एक भयानक अंत की ओर ले जा सकता है। वाकई दोनों ही कहानियां बहुत बहुत विचलित करने वाली हैं। एक तरफ कानपुर में वो इज्जत, बदला और जायदाद के लिए भाई ही दुश्मन बन गया, तो दूसरी तरफ लातूर में सालों का वो घरेलू कलेश, नशा और मारपीट वो हत्या की वजह बन गए। हाँ, दोनों ही मामलों में रिश्तों का एक बहुत ही स्याह पहलू सामने आता है। कानपुर में वो सामाजिक दबाव और बदला लेने की भावना इतनी ज्यादा हावी हो गई कि इंसानियत ही खत्म हो गई, और वहीं लातूर में वो रोज की घुटन और हिंसा ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जहां गुस्से ने सब कुछ तबाह कर दिया। ये सोचने वाली बात है कि क्या इन दोनों ही मामलों में अगर समय रहते कोई हस्तक्षेप होता, चाहे वो परिवार का हो, समाज का हो या कोई कानूनी मदद मिलती, तो क्या इन त्रासदियों को टाला जा सकता था? ये सचमुच एक बड़ा सवाल है, और शायद एक सवाल हम सबके लिए भी है। एक समाज के तौर पर हम उन वजहों को कैसे समझें और शायद संबोधित करें जो लोगों को ऐसी हताशा या ऐसे अंधे गुस्से की तरफ धकेल देती हैं, चाहे वो इज्जत बचाने का जुनून हो या रोजमर्रा की हिंसा से पैदा हुई वो घुटन हो। आज की इस गहरी बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।